बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में फ़ाइनेंस तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत की, लेकिन कसरत राय से ये बिल मंजूर हो गया। 172 वोट इस बिल के हक़ में आए, जबकि 138 वोट इस बिल की मुखालफत में आए, लेकिन ये फ़ाइनेंस तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हो गया। देखेंगे आज हम देखेंगे कि ये फ़ाइनेंस तरमीमी बिल जो है वो किस हद तक मौसर साबित होगा। और नाज़रीन, कुछ दिनों से ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, उन्होंने नवंबर 2020 में इसराइल का दौरा किया और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से उनकी मुलाकात खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई। ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन आज आलमी मीडिया ने इन तमाम ख़बरों की तरदीद की है और ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब से माफ़ी भी मांगी है। नाज़रीन, अगर ये ख़बर गलत है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी इस पर माज़रत करनी चाहिए। और आज बिलावल भुट्टो साहब असम्बली में भी यही फरमा रहे थे कि क्या हक़ाइक़ हैं, क्यों भेजा गया जहाज़ को, किसने रास्ता दिया और ये कैसे सारा कुछ हुआ, ये कौम को ये हक़ाइक़ बताए जाएँ। तो जब ये ख़बर ही गलत है तो इसके हक़ाइक़ जो हैं वो कैसे बताए जाएँ, उनको भी मेरे ख़्याल में माफ़ी मांगनी चाहिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उनका ये फरमाना था कि ये जो तमाम कानून बनाए जाते हैं ये सिर्फ सियासतदानों के लिए ही क्यों हैं। हर सरकारी ख़जाने से हर वो बंदा जो सरकारी ख़जाने से तनख्वाह ले रहा है, उन पे भी इन कानून जो हैं ये लागू होने चाहिए, ये कवानीन। लेकिन नाज़रीन, हम तो ये कहते हैं कि ये जो कानून हैं ये पूरे मुल्क में हर बंदे पे लागू होने चाहिए। जैसा सलूक एक आम शख्स के साथ किया जाता है, जब उसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसके साथ जो सलूक किया जाता है, जैसे उसको खुशामदीद कहा जाता है, वैसे ही सबको कहना चाहिए। जो एक आम शख्स के साथ सलूक है वैसे ही दूसरे लोगों के साथ ये सलूक करना चाहिए। अगर उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे, उनको जेलों में एसी देंगे, सोने के लिए उनको बेहतरीन बिस्तर वहाँ पे मुहैया करेंगे, एलसीडी एलईडी और हर किस्म की सहूलियात देंगे, तो कौन कम वक्त होगा जो ये नहीं चाहेगा कि वो जेल में जाए। नाज़रीन, इन सब मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से मैं आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। जावेद अलाउद्दीन साहब एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन किया है इन्होंने टेलीफोन लाइन पे। और समर इकबाल भट्टी साहब तजिया नगार हमारे साथ टेलीफोन। नहीं सर, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ। जी मेरा मेरा तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी नून का जी एमपी हूँ। जी जी। और शाहिद नवाब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सिटी सदर हैं बुरेवाला से। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नहीं, पहले आप मेरी वजाहत कर देना। मेरा तो आपने तहरीक इंसाफ से कह दिया। मैं तहरीक इंसाफ से मेरा जी कोई जी, तल्लुक नहीं जावेद अलाउद्दीन साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। है। जी जी। जी जी, मिस्टेक हो गई थी हमें। जावेद अलाउद्दीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा जावेद अलाउद्दीन साहब, आज ये कौमी असम्बली में ये फ़ाइनेंस तरमीमी बिल पेश किया गया, क्या देख रहे हैं आप, ये बिल किस हद तक मौसर होगा? पर देखें, उनकी मेजोरिटी है काफी के तहरीक इंसाफ की, वो पास को हो जाना था। अगर उनके कोई बंदे इधर उधर होते तो मेरी वो ना होता। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के बिल इस तरह पास हो ही जाते हैं, मौसर होना, जब एक बिल बन गया है वो मौसर तो जरूर होगा। जिस तरीके से भी होगा, जैसे भी होगा, उन्होंने उसे मौसर तो बनाना ही बनाना है जी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो यानी कि हुकूमतें ऐसे ही अपने जो काम करती हैं उस पर फिर अपना पूरा वो जोर तो लगाती हैं उसे अपने कामयाब कराने के। नहीं, अपोजिशन भी तो ज़ोर लगाती है ना कि इसको नाकाम बनाया जाए या इसके मुखालफत इसकी की जाए, जैसा कि 138 वोट इस बिल के खिलाफ आए। सर देखें, जो तो इसमें हमारा भी तो मौकफ था या हमारी पार्टी का जो मौकफ था वो उन्होंने बात खुल के पेश किया है। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर गवर्नमेंट उन पे नहीं की तो उसके नताइज को 3 साल से आप देख रहे हैं पूरी कौम भुगत रही है। अभी किसी को शक रह गया या अभी कोई शक वाली बात है कि जो नताइज तहरीक इंसाफ के हैं पूरी दुनिया पे, क्या आप तो हर मेरा ख्याल अक्ल से हारी बंदा भी सूरत हाल से आगाह है कि जो आवाम के साथ, जो मुल्क के साथ, जो अदारों के साथ हो रही है। अभी कोई शक है तो फिर बात कर लें। नहीं जावेद साहब, ये जो बिल पेश किया गया इसमें कुछ तरमीम होंगी, इस्लाहात ही की गई होंगी, क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें ऐसी इस्लाहात है, क्योंकि ये कौमी असम्बली में हुआ है। मैं सूबाई मेंबर हूँ जी और मैंने इसे इतना देखा नहीं है। जी मैं जी इस पे वो फुल कमेंट तो नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे बंदों ने दिया होगा, लाजमी बात है।
जी जी, ठीक हो गया जी। अच्छा शाहिद नवाब साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा ये फरमाइएगा, ये जो फाइनेंस तरमीमी बिल आज पेश किया गया है, ये किस हद तक मौसर होगा, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर ये जो बजट है ये बेसिक तो ऑपोजिशन तो हर दफा वावेला जरूर करती थी, लेकिन असल में इसके हर सतह पर महंगाई महंगाई और महंगाई लिखा है। बेसिक ये बजट जो हम देखते हैं ये बजट उमरा का माफिया का, जिसको इमरान खान बहाना बनाकर अवाम से टैक्स की सूरत में खून चूसता है। ये मैं हमारी नजर में वो है। और इसकी जो जीडीपी आप देख लें कि वर्ल्ड ये कहते हैं जी 4 शहरी हो गई, जबकि मियां साहब के 2005.8 थी। और अब जो वर्ल्ड बैंक 12 जून को रिपोर्ट कर रहा है वो 2% शो कर रहा है जी। जी 183 अरब के न्यू टैक्स लगाए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी पर 160 अरब है। बजट खसारा 3990 अरब है। अरब 450 से बढ़ाकर 610 अरब कर दिया गया है। ऑनलाइन खरीदारी पर 111 अरब के नए टैक्स लगाए गए, जिससे चीनी, आटा, दूध, अशिया, खाने पीने की सारी वो हो गया। अब टारगेट अगर अचीव नहीं होगा तो जाहिर है वो फिर अवाम टैक्स की सूरत में देगी। और टोटल मुल्क को जो IMF के हवाले करके अवाम से पैसा निकलवाने की एक ये बजट की एक अच्छा सटीक लेकिन और तो कुछ भी नहीं है, एक बहरान। लेकिन जी जी। शाहिद साहब, ये 20 अरब डॉलर का खसारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी छोड़ के गई थी, बजट खसारा जो है 20 अरब डॉलर का। सर जो आप देखें ना 2013 के या 2002 से के बाद जो पीपल्स पार्टी को 2013 में मिला, वो उस वक्त मुल्क का क्या हालात था। 2013 अपना 13 तक, 2007 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने क्या हाल किया। उसके बाद अगर 10,000 अरब डॉलर का कर्ज लेकर मोटरवेज बनाई जाती है, लोड शेडिंग से की जाती है, तो उसमें मेरे ख्याल टारगेट काफी अचीव किए गए। जो आवाम आज 100 रुपए की चीनी लाइन में लग के ले रही है, अगर वो 52 रुपए मिल रही थी तो उसमें तो थोड़ी बहुत मुश्किलात आई होंगी, लेकिन उससे और इससे जमीन आसमान का कंपैरिजन करें, ठीक है 100% कोई नहीं कर पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मियां नवाज शरीफ ने कोशिश की कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। और इस मुल्क की ट्रेजेडी है कि जब किसी ने भी अच्छा काम किया तो उसे जरूर इम्तिहानात का सामना करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क्यादत में इनके सफाई मेंबरान सब डट कर खड़े, इंशाल्लाह अवाम को उनका हक दिलवा कर जाएंगे। लेकिन शाहिद साहब, 6,000 अरब रुपए कर्ज था 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब वो छोड़ के गए तो 12,000 अरब हो गया था। लेकिन जब 2013 से 2018 की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो वो 13,000 से 27,000 अरब पे पहुंच गया। तो आपसे हाँ जी जी सर 6,000 अरब मुशर्रफ 2002 में, फिर आप ऐसा करें ना 99 से भी चाहे ना, वहाँ देखें कर्ज कितना था। और 2002 के बाद मुल्क किस बहरान में चले गए, ना बिजली पैदा की गई, ना किसी चीज को डेवलप किया गया। जामिया अफजा जैसे वाक़े 5,000 अमेरिकन को हवाले कर देना। मैं अब अगर जुबान खोलूंगा तो शायद आपके चैनल भी ना चला पाए। तो मुल्क के हालात और जो स्पेशल इस मुल्क में मोइन कुरैशी नहीं, हमारा और हमारा शौकत चैनल अजीज हमारा एजेंडा लेकर आते हैं शाहिद तो साहब, कर हमारा देगी। मेरी चैनल बात तो सुने ना। अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शाहिद साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। जी भैया। आप कुछ फरमा रहे थे कि शायद हम ये चैनल भी ना चला पाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल तो चलता रहेगा। हक और सच की आवाज़ है मेट्रो टाइम न्यूज़, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हक और सच की बात ही करते हैं। तो आप किस हवाले मेट्रो न्यूज चलता रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे, लेकिन शायद दिखाया ना जाता रहे तो जरूरी आपने करना है। मैं तो वो कह रहा हूँ कि 6,000 अगर कर्जा लिया तो मुल्क में आप मुझे कोई तरक्की के हालात बता देना कि मुशर्रफ दौर में कौन सी तरक्की हुई है। नहीं, वो अगर शायद आप साहब, वो अपने हम जमीन इस से बहस अगर हम इस बहस में जाएंगे तो बहस लंबी हो जाएगी। वो हकाइक तो पूरी कौम के ठीक है जी। सामने है कि फिर 6,000 उसके अरब बाद रुपए जब जो है। 2013 में नवाज शरीफ को ये मुल्क मिला है तो मुस्लिम लीग कानून के बिजली का बहरान था, गैस का बहरान था और मेडिसिन का बहरान था, हर तरफ बहरान ही बहरान थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर 10,000 अरब कर्जा लेकर ये ऑन फ्लोर असेंबली में हमाद अजहर साहब की स्पीच मौजूद है, 24,000 अरब मुल्क में कर्जा छोड़कर गए थे मियां साहब। इसमें से निगरान इंटरिम गवर्नमेंट ने कुछ कर्जा लिया है, उसके बाद इस गवर्नमेंट ने 2.5 साल में 10,000 अरब कर्जा लिया, जो 73 साल तारीख का रिकॉर्ड है। और उसमें
बजट शायद साहब वो रिपोर्ट आ वापस भी तो चुकी है करना वो था ना, अगर आपकी गवर्नमेंट ने कोई कर्ज लिया था तो उसको वापस करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और आप जिस कर्ज तो ये की अब आप कैसी बात कर फायदा रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर 24,000 अरब डॉलर जो मौजूदा 45,000 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है, आप कहते हैं कि वापस करना, तो अगर 24 से 16 21,000 अरब डॉलर कर्जा लिया जाता तो वो कर्जा कम होना था या ज्यादा होना था? देखें अगर वो उस इदादो शुमार जो है ना, 24,000 इदादो शुमार शायद साहब हकायक बहुत तल्ख होते हैं, इनको तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। इदादो शुमार जो होते हैं अगर उनको देखा जाए तो 2000 अरब रुपए ये जो कर्जा है ना, इसकी सूद की मद में जो है वो जा रहा है, जो किसी खाते में नहीं है, वो हमारे ऊपर और चढ़ रहा है। आपकी तरफ आते हैं। अच्छा भट्ट साहब ये फरमाइएगा, फाइनेंस तरमीमी बिल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मौसर साबित हो सकता है ये? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम देखिए, इस सलाम। बजट के अंदर जो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं, हाँ, जो पिछले 2 सालों के अंदर जो बजट आते रहे उनके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार थी। वहां पे ठीक है, अपोजिशन का उसको प्रोटेस्ट करना, उसके खिलाफ बोलना, ये सारी चीजें बनती थी। लेकिन ये जो 2021-2022 का बजट आया है, अभी तो इसके अंदर कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा कोई टैक्सेस नहीं इम्पोज किए गए, नहीं लगाए गए। अगर वो टैक्सेस लगाए जाते तो फिर क्या हालत होती, आप ये सोचें कि अभी तक इस बजट के अंदर जो जितनी चीजें आई हैं वो सारी माशी तौर पे ऐसी लग रही हैं। ये तो गवर्नमेंट ने, आप समझ लें कि अपोजिशन को यहाँ पे ज्यादा बोलने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुद अपने लिए जितना बड़ा टारगेट सेट कर लिया है, उस टारगेट को जब वो अचीव करेगी तो उसको खुद बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से आई हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो पहले अवाम के ऊपर लोड किए जाते थे, ट्रांसफर किए जाते थे, इस दफा वो नहीं हुए। डायरेक्ट टैक्सेस उनके ऊपर इस दफा गवर्नमेंट जरूर इस तरह की कोई अमल तैयार कर रही है कि जी डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन हमारी शुरू से लेकर 73 सालों में उस हिसाब से नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी जी। और मेरा ख्याल है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन ठीक हो जाएगी तो हमारे सारे टारगेट्स भी अचीव होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान मुश्किलात में से भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस बजट के अंदर जो गवर्नमेंट की 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो चीजें उन्होंने बेहतर की हैं कि जो आने वाले टाइम में उम्मीद रखते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे बेहतर साबित होंगी, जिनमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर किया गया है कि हमारा 2017-18 का जो बजट था उसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए जो रखा गया था वो तकरीबन कोई 1.6 अरब की जो रकम थी जो वो रखी गई थी उसके लिए। लेकिन इस वक्त का जो 21-22 का बजट आ रहा है इसके अंदर कुछ 63 अरब उन्होंने रखा है सिर्फ जो ज़राअत के ऊपर लगाया जाएगा। अब ये ज़राअत एक हमारी ऐसा शुबा है कि अगर ज़राअत हमारी कमजोर रहती है तो हमें काफी सारी चीजें इस तरह की हैं कि जो हमें एक्सपोर्ट करने की बजाय उल्टा इंपोर्ट करनी पड़ती जी, ज़रूरी चीजें जो ज़रूरी अशिया जो इस्तेमाल में आती हैं। लेकिन अगर ज़राअत का शुबा हमारा अपना खड़ा हो जाता है तो वही हम इंपोर्ट करने की बजाय अगर एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो वो मजीद बेहतर हो जाता है। सेकेंडली जो सेहत के ऊपर जो काम हो रहा है कि उसके अंदर जो केपीके को ऑलरेडी सेहत कार्ड जो है वो पूरी केपीके के सूबे को दिए जा चुके हैं, अभी वो पंजाब के ऊपर भी वर्किंग चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है अवाम के लिए कि देखिए एक गरीब आदमी जो अपना इलाज मुआवजा अपने बजट में से नहीं करवा सकता, उसको जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी। आपने देखा कि जिस तरह पीपी ने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला काम शुरू किया था, अभी तक भी लोग उनको याद करते हैं। जिन लोगों ने भी, अब गरीब आदमी को बेशक वो 3 महीने बाद को 3,000 मिल रहा था या 4,000 जितनी भी अमाउंट उसकी मिल रही थी, लेकिन गरीब आदमी उससे बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने काफी ज्यादा मामलात उसमें समेट लेता था। अब इसी तरह जब एक सेहत वाला निजाम आपका बेहतर हो जाएगा, ये तो वो काम है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी नहीं है। तो ये इस तरह की फर्टिलाइजर का सेक्टर देख लें कि उसके अंदर भी पहले कोई टैक्स इम्पोज करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी को 100 अरब है जो उसके अंदर वो नहीं लगाया जा रहा, उसकी दोबारा से छूट दी जा रही है। उसके ऊपर बल्कि 150 अरब फर्टिलाइजर को दिया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स को दिया जा रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनका आने वाले टाइम में जो है वो इंशाल्लाह कोई अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जी भट्ट साहब आपको पॉइंट आ गया। अच्छा जावेद साहब ये फरमाइएगा, ये कुछ दिनों से खबर गर्दिश कर रही थी ये जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से कि इन्होंने नवंबर 2020 में इसराइल का दौरा किया है, तो आप क्या समझते हैं इस खबर के हवाले से? आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी तरदीद कर दी है कि ये खबर गलत थी और माजरत भी की है उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब से। तो क्या समझते हैं आप, ऐसी गलत खबरों को बगैर तस्दीक के उछालना चाहिए?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह भी किसी की इस तरह खबर को उछाला जाए और फिर उस पर जोर दिया जाए। अगर ये तो देखें, जुल्फी बुखारी या उस पार्टी को चाहिए ना कि वो इनको में लेके जाए या इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। ऐसी गलत खबर और ऐसे हमारे कौम के जज्बात को इस तरह भड़काना ये किसी तरह भी ठीक नहीं है। वो मेरे बारे में हो या मेरे किसी मुखालफ के बारे में हो या किसी के बारे में भी कोई ऐसी मन गढ़ंत खबर जो फैलाई जाए और उसके बाद उस पर एक्सक्यूज कर दिया जाए, ये कोई तरीका का। जी बिल्कुल जावेद साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल भी कोई तरीकाकार नहीं है कि मन गढ़ंत जो खबर है उसको उछाला जाए और बाद में उस पर माफ़ी मांग ली जाए, जैसा कि ये बिल्कुल गलत तरीका नहीं। इसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए वो कम है मेरा नहीं ख्याल के, इखलाकी लिहाज से भी और वैसे भी ये इंसानी लिहाज से भी ये किसी तरह भी ठीक नहीं। अब देखें ना, असम्बली फ्लोर पे जावेद साहब आज बिलावल भुट्टो साहब भी यही फरमा रहे थे कि इसके बारे में आवाम को, कौम को हकाइक से आगाह किया जाए कि क्या हकाइक हैं, क्यों ये सारा कुछ हुआ, जहाज़ किसने भेजा, उसको रूट किसने दिया, जबकि ये खबर ही गलत है। तो असम्बली के फ्लोर पे उन्हें गलत खबर को लेके नहीं, जी मैं नहीं समझता कि मैं उनको फेवर करूंगा इस सिलसिले में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनका शायद मौकफ ये था कि अगर ये सारी गलत है और ये जो रूट बनाए गए और ये सारा कुछ किया गया, इसको इंटरनेशनल लेवल पे ही उठाना चाहिए कि जनाब ये देखें हमारे साथ क्या हुआ है। और ये सिर्फ एक्सक्यूज से बात नहीं बनेगी, इसका या तो कोई जितना हमें डैमेज किया है उतना हमें हर्जाना दिया जाए, यानी कि जो दुनिया का तरीकाकार है उसके मुताबिक इनसे निपटना चाहिए। बिल्कुल इनको स्पेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए इस पे पूरी कौम को। बल्कि हम कहते हैं कि हम इनको जोर देते हैं कि इस पे स्टैंड करना चाहिए और इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब का भी यही मौकफ था कि ये सारी कहानी कैसे बनी, किसने बनाई, कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ये क्या तरीका था, क्या वजह थी, क्यों ऐसा किया गया। ये मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए हकायक क्या थे। अच्छा जावेद साहब, जुल्फी बुखारी साहब ने इसके ये तो बता दिया कि ये खबर गलत थी और आलमी जो मीडिया है उसने माजरत भी कर ली है, माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन रिंग रोड के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया, जो स्कैंडल उनके खिलाफ बना था जिसमें वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए थे। सर कोई एक स्कैंडल हो तो आप बताएं, यहाँ तो सारा मुल्क स्कैंडलों में इस वक्त है। मैं समझता हूँ कि जब ये ओपन होंगे तो आप देखेंगे क्या कुछ बनता है और क्या कुछ निकलता है यहाँ से। पर वो सबके सामने है। मैं क्या आपको बताऊं, देखे आप अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जी ये अच्छा ये अच्छा, मैं तो उस वक्त मानूंगा कि जब एक गरीब आदमी सुख की रोटी खाएगा। जब एक आदमी आटा लेने जाता है, घी लेने जाता है, उससे पूछ के तो देखे हेल्थ कार्ड जितना बड़ा फ्रॉड दुनिया में कोई नहीं है। ये देखना थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। सर ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को वो हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं, उनको ऑथराइज किया जा रहा है, क्या डॉक्टर ही नहीं है। मैं 36 अस्पतालों की मिसाल दे सकता हूँ और सिंगल डॉक्टर भी नहीं है जिनको ये फैसिलिटीज दे के और उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है। सर ऐसे नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा, उन्हें किया जाए। हम डॉक्टरों को तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं, हमारे हॉस्पिटलों को, यानी कि यही फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटलों को क्यों नहीं दी जा रही, हमारे सरकारी सिस्टम को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा। बजाय हम अपने सिस्टम को ठीक करें, हम प्राइवेट लोगों को नवाज रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। हम या फिर सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दें, वो बिल्कुल बंद करके वो सारे लोगों को इस तरह हेल्थ कार्ड जारी लेकिन जावेद साहब, ये जो हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं इनका तो मकसद यही है, वो जो वाज़ेह भी किया था वज़ीर आज़म साहब ने, वो ये था कि जब लोगों को, कंपनियों को, हॉस्पिटल वालों को पता चलेगा कि उनको पेमेंट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने करनी है, तो वो उस इलाके में भी हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट ही हो। उन्हें पता होगा कि यहाँ पे गांव के जितने भी लोग हैं सबके पास हेल्थ कार्ड है, अगर उन्हें कोई मुश्किल होगी तो वो हमारे पास आएंगे और हमें कोई पैसा जो है वो ये ऐसे नहीं होगा कि हम इनका इलाज कर दें और हमें पैसा ना मिले। इस हवाले से मेरा ख्याल है ये कदम उठाया गया और ऐसे इलाके जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मौसर साबित होगा। मैं वही कहता हूँ कि अगर तो हम फरिश्तों की दुनिया में रह रहे हैं या हम बहुत ही कोई ईमानदार कौम के उसमें रह रहे हैं, फिर तो ये मुमकिन है। आप मेरे पास एक दिन का टाइम लेके आए, मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स भी नहीं है और उनको वो किया गया। वो जो गरीब आदमी वहां चला जाता है उससे पता नहीं किस किस चीज में, देखे ना अनपढ़ सारी आबादी है देहातों की,
उनसे पता नहीं किन किन चीजों पे अंगूठे और दस्तखत ले लिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपका ये टेस्ट हो गया, ये इलाज होगा और ये इतने पैसे निकल जाएंगे। सर ये बिल्कुल इसकी मैं कहता हूँ इतनी जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी की जाए कि आप हैरान हो जाएंगे। हॉस्पिटलों के मतलब आप चेक कराएं, आप खुद चेक करा लें। यानी जावेद साहब आपका ये मौक़िफ़ है कि हेल्थ कार्ड जो है इसकी बजाय हमें अपने ये जो सेहत का सिस्टम है, ये हॉस्पिटल्स हैं, इनको बेहतर करना चाहिए था, इन पे तवज्जो देनी चाहिए थी बजाय हम हेल्थ कार्ड की तरफ जाते। सर हमें कितना बड़ा महकमा जिसको इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं, हमें उस सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। हमारी हर फैसिलिटीज है उनमें, सिर्फ वहाँ डॉक्टरों की रेगुलरिटी नहीं है ना, उनको हम मोटिवेट करें, अखलाकियात उनकी बेहतर करें कि वो लोगों को इंसान समझते हुए उनका इलाज करें और वही उन्हीं अस्पतालों में ये हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल करते। प्राइवेट लोगों को क्यों दे रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि एजुकेशन भी प्राइवेट लोगों के हाथों में जा रही है, हेल्थ भी प्राइवेट लोगों के हाथों में जा रही है, आपका एग्रीकल्चर भी उनके हाथों में जा रहा है, कहीं मोटरवे गिर भी जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट गिर भी जा रहा है। सारी ये क्या है? गवर्नमेंट ऐसी चलती है क्या? गवर्नमेंट का तरीकाकार ये होता है? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ी वो सपोर्ट होती है, लेकिन उनको सपोर्ट किया जाता है, उनके लिए कानून बनाए जाते हैं कि वो भी इस कानून की हदूद में रहते हुए ये काम करेंगे, उनको नवाजा नहीं जाता। ठीक हो गया माजरत के साथ एक छोटी सी चीज क्लियर कीजिएगा। देखिए ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने तो जितने बड़े बड़े नारे लगाए हुए थे उसी तरह ये उसको भुगत भी रहे हैं। अवाम उनसे उसी तरह से उनका गिरेबान भी पकड़ रही है, सवाल भी कर रही है कि भाई आप कहते क्या थे और कर क्या रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि नून लीग की गवर्नमेंट तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार गवर्नमेंट में आई, तो ये सारा जो सेहत का निजाम था ये नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर भी कोई इतना हमें उस तरह से फलता फूलता नहीं नजर आया या उस तरह कंट्रोल नहीं नजर आया कि आप देखें कि अब उस वक्त से लेकर अभी तक यही होता है कि जो छोटे इलाकों वाले लोग हैं वहां पे अगर कोई सीरियस मरीज होता है तो वहां पे कोई छोटे इलाकों में कोई अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं होता कि जी लोग निकलते हैं कि जी इनको जितना जल्दी हो सकता है जी लाहौर लेके जाए। जी जावेद साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मुख्तलिफ अदवार में काफ़ी यानी कि 30-35 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर है, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने मुख्तलिफ अदवार में ये सेहत के निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं बनाया? नहीं, एक तो 30-35 साल वाली बात बिल्कुल निकाल दें, 2-2.5 साल 90 से 93 तक आया, 3 साल बनते हैं जी, फिर आगे 97 से 99 तक आया, 2 साल वो बनते हैं जी, ठीक है जी। फिर 2013 से 18 तक उसमें हमारे 2 वजीर आजम चेंज हुए और जो मुश्किलात सामने आई वो सबके सामने है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऐसा पाकिस्तान मिला था जो पीटीआई की गवर्नमेंट को मिला? और हमारी तो बात ही ना करें, हम तो चोर चक्के हैं, हम तो लुटेरे थे, डाकू थे, ये खाना का हुकूमत है जनाब, ये हम चोरों से हमारा चोरों के साथ खाना काबा वालों का मुकाबला कर रहे हैं हम तो। सर नहीं जवेद साहब ईमानदारी से देखा जाए तो आपको जिन हालात में पाकिस्तान मिला था 2013 के अंदर जब पीपी छोड़ के गई थी, तो वो हालात 2018 की निस्बत बहुत बेहतर थे कि आप देखें उस वक्त आपके इदारे इतने खसारों में नहीं थे, उस वक्त आपके ऊपर कर्जों का इतना ज्यादा बोझ नहीं था, उस वक्त जी भट्टी साहब मैं जरा जावेद साहब मुझे जरा प्लीज सुन लें, 1 मिनट के लिए मुझे सुन लें। मैं ये अर्ज करने लगा था, आप सूबाई मेंबर हैं तो मैं आपको जरा पंजाब की थोड़ा सा जो है ना उसके ऊपर रोशनी डाल दूं। जब ये चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब के वजीर आला थे, वो अपनी वजारत आला छोड़ के जब गए हैं तो 100 अरब रुपए पंजाब के ख़जाने में मौजूद थे। आप हकायक हैं, ये एक फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं आप इसको। और जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला थे, जब 2018 में वो गए हैं तो 750 अरब रुपए का कर्ज था पंजाब गवर्नमेंट पे। ये हकायक हैं, ये अब पता नहीं क्यों था, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ज़रा शाहिद नवाब साहब की तरफ जाना चाहूँगा। शाहिद साहब ये फरमाइएगा, ये जो जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो नवंबर 2020 में इसराइल गए हैं, वहाँ की जो खुफिया उनकी एजेंसी है मोसाद, उसके जो सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन आज इस खबर की तरदीद भी हो गई है और आलमी मीडिया ने माफ़ी भी मांग ली है। तो क्या कहते हैं आप, ये ऐसी खबरें उछालनी चाहिए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो? अच्छा, मेरे भाई जवेद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है जुल्फी बुखारी के हवाले से, लेकिन यही जुल्फी बुखारी वही है जो रिंग रोड करप्शन में मुलव्वस होने के बावजूद बजाय इमरान खान
कोई एक नेसेसरी जो एक्शन था वो लेते। वही जुल्फी बुखारी जिनके बारे में माजी में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकी है कि दूरी शहरियत वाले को मुल्क का हवाले नहीं किया जाता, जबकि कैबिनेट ने उसमें चेंजिंग करके फैसल वाडा साहब को लेकिन है उसी जुल्फी बुखारी पर अब ये इल्जाम लगा है, तो बिल्कुल बहैसियत कौम और हमारी आर्मी का वकार मजरूब है। अगर इतना बड़ा इल्जाम लगा है तो हम प्राइम मिनिस्टर से रियासत से तवक्को करेंगे कि साबका इल्जाम की तरह उसे सच होने का मौका मत दें। इस पर कौम हैसल कौम हम सब इकट्ठे हैं, आप एक्शन लें। जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, वरना तो माजी में ये ना कि जो करप्शन करता है वो एक दूसरे को वजारतें चेंज करके उसे मौका मजीद लूटने का दिया जाता है। और जो आप बात कर रहे थे ना भाई, नवाज शरीफ का 35 साल दौर तो नहीं, अगर इसे इंक्लूड आप देखें, अगर 73 साल दौर में मियां नवाज शरीफ का दौर निकालना तो आपके मुल्क में तरक्की नहीं नजर आएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप जब मर्जी किसी बैठा के सवाल कर ले, जो तरक्की मियां नवाज शरीफ ने इस कौम पर आसान किया, इस मुल्क के लिए नहीं शाहिद साहब, ये आपकी मालूमात का थोड़ा सा जो है ना मैं इजाफा कर दूं आपकी मालूमात में। जितनी तरक्की डिक्टेटर के दौर में हुई है, जनरल अयूब खान के दौर में, ये आपके पास जो अभी 2 डैम है ना जिनकी बिजली आ रही है, ये जनरल अयूब खान के दौर में बने थे और ये जनरल अयूब ने बनाए थे ये 2 डैम। डिक्टेटर के दौर में ज्यादा तरक्की आप इस दरियाओं का सेल किया गया वो वायदा किसने किया था? इस बात को आप छोड़ दें कि तरक्की किसके दौर में हुई है या किसके दौर में नहीं हुई, ये सब हकायक अवाम के सामने। आपने मुझे 2 डैम का दरिया के जो कुदरती पानी 3 दरियाओं का हमने फरोख्त किया है, मुआहदा किया, वो किसके दौर में था? मैं सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है। क्या हम अपनी जमीन बेचकर छोटा सा कारोबार कर रहे, आपको कारोबार चलता नजर है लेकिन बुजुर्गों के साथ नहीं नजर आते? जी उसकी कीमत पे हमने आधा मुल्क दिया है, ऐसे ना करे। डिक्टेटर के बाद हमने वो आधा मुल्क दिया है, उसकी सजा हमने बुक की है जनाब। अभी भी आप वो डिक्टेटरों का नाम लेते हैं, उसके बाद हमने मुशर्रफ दौर में जो देखा है वो आधा मुल्क। जावेद साहब, आधा मुल्क किसको दिया है? आधा मुल्क जाया नहीं हुआ हमारा डिक्टेटर बांग्लादेश के बाद। अयूब खान का इसमें क्या लेना देना था? वो तो कोई किस्सा ही और है। जावेद साहब, आप इन हकायक को अच्छी तरह जानते हैं कि क्या किस्सा था। एक तरफ सुने जरा, सुन ले, सुन ले, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप सुन लें। एक साइड पे 80 सीटें हो और एक साइड पे 160 सीटें हो, तो वजीर आजम कौन बनता है? आप बताएं मुझे जरा, ये कभी हुआ है कि 160 सीटें जीतने वाले वजीर आजम? इस बहस को छोड़ दें आप। बनाने वाले कौन थे? इस बहस को जमहूरियत थी आपके सुने ना, आपके मुल्क में जमहूरियत थी, इलेक्शन हुए थे, आपके मुल्क में जमहूरियत थी, इलेक्शन हुए थे, 160 सीटें, एक तरफ एक बंदा जीत जाता है, 80 सीटें। 2002 में इलेक्शन हुए थे मुल्क में, मार्शल थे ना मुल्क में, मार्शल लगी हुई थी ना। नहीं 2002 में बताया ना कि इलेक्शन हुए थे, लेकिन कौन सा मालक है? मैं 2002 की बात नहीं कर रहा, आपने मुल्क की तकसीम का जिक्र किया तो मैं थोड़ा पीछे चला गया। कौन इक़्तिदार किसने सौंप रहा था? सर मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप देखें, जब यहिया खान के 1971 का इलेक्शन एक डिक्टेटर ने करवाया था ना। नहीं तो डिक्टेटर ने, देखे ना आप मेरी बात सुने, अब जब 2008 का इलेक्शन है, 1 मिनट, 2008 का इलेक्शन है, वो किसने करवाया था? नहीं, वो तो गवर्नमेंट एक छोटी मोटी खड़ी थी ना। नहीं, पीछे कौन था ये भी तो देखे ना आप। डिक्टेटर तो यहाँ पे भी था 2008 में, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैसे आ गई? कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन डिक्टेटर के दौर का अगर हम करें ना, देखे ना जो दुबई में बैठ के चीजें हुई है, वो भी तो चेक करें जरा, मुल्क किस मैच पर पहुंच चुका था। आप 2 बातों को वो कर रहे हैं, मेरी बात सुने। जब वो यहिया खान को फौरन इक़्तिदार जिसकी मेजॉरिटी थी उसे मुंतकिल कर देना चाहिए था, वो तो अपनी पॉलिसी में था कि भी मुझे किसी तरह सदर बना लिया जाए और ये इनको वजीर आज़म, वो तो बारगेनिंग के चक्कर में था। इक़्तिदार यहिया खान ने मुंतकिल नहीं करना था। आप थोड़ा सा इसके ऊपर जरा देख लीजिएगा, इक़्तिदार यहिया खान की जिम्मेदारी नहीं थी इक़्तिदार मुंतकिल करना। बहरहाल हमारे पास, अच्छा ये फरमाइएगा, ये जावेद साहब ये फरमाइएगा, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज फरमा रहे थे कि ये तमाम जो कवानीन बनाए जाते हैं ये सियासतदानों के लिए क्यों बनाए जाते हैं? तो कौन से ऐसे कानून हैं जो सियासतदानों के लिए बनाए जा रहे हैं और उनको नुकसान भी हो रहा है उन कवानीन का? सर फांसी तक तो दे दिया, मुल्क बदर कर दिया, गोलियां मार दी, अभी भी कोई रह गई है कसर तो मुझे बता दें। कानून की, जावेद साहब कानून की बात कर रहा हूँ मैं। तो कानून देखे ना, 109 में कभी किसी को फांसी हुई है सियासतदान के? मुझे कोई हिस्ट्री में दिखा दे। 109 जो होती है जी, उसमें किसी को फांसी हुई है? किसको फांसी हुई है 109 में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। 100 दूसरा देखें सर, किसने दी?
किसने दी? एक डिक्टेटर ने दी। तो फिर आप उस बहस में ना जाएं, डिक्टेटर वाली बहस में। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जमहूरियत है हमारे मुल्क में, कानून कौन से ऐसे बन रहे हैं जो ये जो है सियासतदानों के खिलाफ हैं। वो सियासतदान अपोजिशन से भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है। सर ये जो अब ये सारा कानून बना है, जी। ये अकाउंटेबिलिटी का जितना भी है, क्या सियासतदानों के अलावा किसी पे चल रहा है? बता दें भी फलां बंदे भी उसमें, उस लिस्ट में से 400 कुछ लोग थे, फिर मियां नवाज शरीफ पे, और उस यानी कि वो उन्होंने भी अब तो वो कर लिया कि भी वो गलती से हमारे से नाम छप गया था मियां नवाज शरीफ का, वो भी अब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अहद चीमा जो है वो कोई सियासतदान है? सर वो तो कहते नहीं हैं है। लकड़ी के साथ घुन भी पिस जाता, वो एक आधे की मिसाल नहीं। डॉक्टर आसिम कोई सियासतदान था? 500 अरब रुपए का स्कैंडल है उसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का। नहीं तो वो उसको क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ा हुआ है ना, जमानतें हो गई है, जमानत हो गई है, अब वो क्या करें? पकड़ा तो हुआ है। देखिए कानून जो है ना, हम जावेद साहब हम तो ये कहते हैं कानून जो है वो सबके लिए यकसा होना चाहिए, पूरे मुल्क के लिए, सबके लिए यकसा होना चाहिए। अब देखें, अगर एक आम शख्स को गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है तो जो प्रोटोकॉल एक आम शख्स को दिया जा रहा है वही एक खास शख्स को भी वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ना कि उसको आप मर्सिडीज में बिठा के उसको थाने लेके जाएं, दूसरे बंदे को लाते हैं और घूंसे मारते हुए आप लेके जाएं। ये कानून जो है ये बराबर होना चाहिए। जैसे जेल में वो जिंदगी गुजार रहा है, सजा अपनी पूरी कर रहा है, दूसरे को भी वो वैसे ही वो सजा पूरी करनी चाहिए। सर ये कोई फौजदारी केस नहीं होते, करप्शन केस होते हैं। इनमें ना तो कोई ऐसा प्रूफ होता है कि बंदे को पकड़ते ही उससे मारने शुरू कर दिए गए। वो दूसरे केस दूसरी नौइयत के होते हैं। बाकी जैसे जिम्मेदारों को भी पकड़ते हैं, उनका कोई केस ऐसा होता है। सर वो जैसे किसी बैंक का डिफॉल्टर है, उसको यही सहूलतें दी जाती हैं। जब तक ये इस बहस में आप जाएंगे तो ये बहुत लंबी बहस है, या तो फिर आमने सामने बैठ के ये बात हो रही हो ना। बाकी आपने मुझे एक सवाल किया था कि आपने हेल्थ के सिलसिले में क्या किया है। आप देख लेंगे हमारा हेल्थ प्रोग्राम क्या था, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने हॉस्पिटलों को अपग्रेड नहीं किया। क्या हमने मियां शहबाज शरीफ के लास्ट ये 2013 से 18 में हर जगह ये सारी मशीनें इंस्टॉल नहीं हुई? अच्छा जावेद साहब टाइम कम है, आखिरी एक मैं आपसे ये छोटा सा पूछना चाहूँगा। अगर ये फरमाइएगा, अगर हेल्थ का निज़ाम मान लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने हेल्थ का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर बनाया, तो फिर मियां साहब इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हैं? नहीं सर, ये तो एक ऐसे सियासी बात है, कोई बाहर जाते वो आपको भी पता, मुझे भी पता सारी सूरत हाल का। जी जावेद साहब, मियां साहब तो अभी भी बाहर हैं। जी नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज़।